आज का केस कोई नॉर्मल मर्डर केस नहीं है। ये केस आपको ये समझाएगा कि कैसे एक नॉर्मल सा दिखने वाला स्टॉकर बहुत ज्यादा भयानक साबित हो सकता है। आज की कहानी है यामिनी प्रिया की, जिसका सिर्फ इतना सा दोष था कि उसने एक लड़के के प्रपोजल को रिजेक्ट किया, लेकिन इसके बदले में उसे बहुत ही भयानक मौत मिली। इस घटना की शुरुआत होती है स्वतंत्र पालय सोसाइटी बेंगलुरु कर्नाटका से, जहां यामिनी प्रिया का हंसता खेलता मिडिल क्लास परिवार रहा करता था। यामिनी के पिता ए गोपी टाइल्स लगाने का काम करते हैं। इस घर की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा खास नहीं थी, तो यामिनी का बचपन से ही सपना था कि वो एक डॉक्टर बने और अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार दे। लेकिन 2 साल तक लगातार कोशिश करने के बावजूद वो नीट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई। तो इसके बाद उसने फैसला किया कि वो मेडिकल लाइन से ही जुड़कर डी फार्मा करेगी और अपना करियर आगे बढ़ाएगी। लेकिन यामिनी की सीधी सादी जिंदगी में एक खतरा छिपा हुआ था, और उस खतरे का नाम था विघ्नेश, जिसको लोग संजय के नाम से भी बुलाते थे। विघ्नेश की उम्र लगभग 30 साल थी और वो बेरोजगार था, और वो यामिनी के घर के सामने ही रहता था। क्योंकि इन दोनों का घर आमने सामने था, तो यामिनी के घर वाले अच्छी तरह से विघ्नेश को पहचानते थे। शुरू में विघ्नेश बिल्कुल नॉर्मली यामिनी से बातें किया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल यामिनी पर आ गया और वो बार बार यामिनी पर प्रेशर बनाया करता था कि तुम मुझसे शादी कर लो। यामिनी के कई बार मना करने के बावजूद विघ्नेश नहीं माना, और उसके सर पर यामिनी का भूत सवार हो गया। वो जहां भी जाती वो उसको फॉलो करता। उसको पल पल की खबर होती थी कि यामिनी कहाँ है, क्योंकि उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जिसका नाम था मिशन यामिनी प्रिया, और उसमें उसने अपने कई सारे दोस्तों को ऐड किया हुआ था, जो छोटी से छोटी खबर विघ्नेश तक पहुंचाया करते थे। और जब इस व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में यामिनी के परिवार को पता चला, तो वो एकदम शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि आखिर कैसे कोई व्यक्ति उनकी बेटी के हर मूवमेंट पर नजर रख सकता था। और उसने अपने इतने सारे दोस्तों को भी इसी काम पर लगाया हुआ था। और जैसे ही इस बारे में उसके परिवार को पता चला, तो उन्होंने सीधे जाकर पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत की। श्रीरामपुरा पुलिस स्टेशन में जैसे ही इस बात की सूचना मिली, तो विघ्नेश को वहां बुलाया गया और उससे एक अंडरटेकिंग साइन करवाया गया कि वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। यामिनी की फैमिली ने FIR रजिस्टर नहीं कराई, क्योंकि उन्हें लगा कि ये मामला इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, और क्योंकि विघ्नेश उनके घर के सामने ही रहता था और उनके मोहल्ले का ही लड़का था, तो शायद वो समझाने से समझ जाएगा। लेकिन ये शांति सिर्फ 6 महीने ही चली। 6 महीने बीतने के बाद विघ्नेश ने फिर से यामिनी को हरास करना शुरू कर दिया। वो हर जगह यामिनी को फॉलो किया करता था, और बीच रास्ते में उसका हाथ पकड़कर उस पर बार बार शादी का प्रेशर बनाया करता था। लेकिन अब की बार यामिनी ने ये बात घर पर नहीं बताई, क्योंकि वो अपने घर वालों को किसी भी तरह की कोई भी टेंशन नहीं देना चाहती थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विघ्नेश का बैकग्राउंड भी क्लीन नहीं था। वो लॉकडाउन में नकली पुलिस वाला बनकर लोगों से पैसे वसूलता था, इसलिए उस पर मनी एक्सटॉर्शन का केस चल रहा था। नाउ स्ट्रेट टू दी 16 अक्टूबर 2025। 20 साल की यामिनी दोपहर के लगभग 2:30 बजे अपना फर्स्ट ईयर का एग्जाम देकर अपने कॉलेज से निकल रही थी। अब यामिनी आधा रास्ता पार कर चुकी थी, और वो मालेश्वरम के मंत्री स्क्वायर मॉल के पीछे वाले रेलवे ट्रैक से पैदल ही गुजर रही थी। और तभी वहां विघ्नेश पहुंच गया। विघ्नेश एक बाइक पर आया था, जिसे उसका दोस्त 30 साल का हरीश चला रहा था। और हमेशा की तरह विघ्नेश ने वहां पर यामिनी को रोककर उससे शादी की जिद की। लेकिन जब यामिनी ने उसे इस बात से साफ इनकार कर दिया, तो उसने गुस्से में अपनी जेब से एक चाकू निकाला और यामिनी की गर्दन पर वार कर दिया। इसके बाद उसने कई बार उसकी कमर पर और पीछे के साइड नेक पर वार किए, जिससे यामिनी लहूलुहान होकर वहीं पर जमीन पर गिर गई। बाद में ऑटोप्सी में सामने आया कि विघ्नेश ने पहले यामिनी के चेहरे पर लाल मिर्च पाउडर फेंका था, और फिर उस पर धारदार हथियार से वार किया था। हालांकि यामिनी ने अपने आप को बचाने की कोशिश भी की थी, और उसने फाइट बैक भी किया था, लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम रही थी। जैसे ही श्रीरामपुरा पुलिस को इस मर्डर की सूचना मिली, तो वो तुरंत क्राइम सीन पर पहुंची। उन्होंने यामिनी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और अब पुलिस पूरा जोर लगाकर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी।
आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा था और यामिनी के सीडीआर भी देखे जा रहे थे। यामिनी के फादर ने तुरंत विघ्नेश के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर की, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि इस मर्डर को अंजाम विघ्नेश ने ही दिया है, क्योंकि उसकी पहले भी यामिनी को हरास करने की हिस्ट्री रह चुकी थी। पुलिस ने अब मैन हंट स्टार्ट किया। विघ्नेश फरार हो चुका था और पूरे एक दिन बाद पुलिस ने उसे 16 देवना हल्दी से गिरफ्तार किया। वो वहां पर अपने एक दोस्त हर्ष के घर पर छुपा हुआ था। हर्ष विघ्नेश का वही दोस्त था जिसने विघ्नेश को क्राइम करने के लिए बाइक प्रोवाइड की थी। 17 अक्टूबर 2025 जब पुलिस ने विघ्नेश और उसके दोस्त को अरेस्ट किया तो विघ्नेश ने अपने कन्फेशन में बताया कि उसने यामिनी को रिजेक्शन की वजह से मारा था। पुलिस ने वो 2 व्हीलर भी सीज कर ली थी जो क्राइम सीन पर यूज हुई थी। ये केस कोई नॉर्मल मर्डर केस नहीं है, ये स्टॉकिंग के खतरे को दिखाता है। इंडिया में स्टॉकिंग एक कॉग्निजिबल ऑफेंस है। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 78 के तहत पहली बार में 3 साल तक जेल और फाइन और दूसरी बार में 5 साल तक नॉन बेलेबल जेल हो सकती है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2023 में पूरे देश में 10,495 स्टॉकिंग केस रिपोर्ट हुए थे, जिसमें कर्नाटका में 242 और बेंगलोर में 124 केस रिपोर्ट हुए थे। यामिनी का केस हमको ये सीख देता है कि इस तरह के केसेस में तुरंत एफआईआर रजिस्टर करानी चाहिए, चाहे कल्प्रिट की फैमिली या कल्प्रिट कितनी ही माफी क्यों ना मांगे। फिलहाल अगर अभी मैं केस की बात करूं तो विघ्नेश और उसके दोस्त अभी कस्टडी में हैं और ये केस आगे चल रहा है। यामिनी की फैमिली को जस्टिस की उम्मीद है, लेकिन दोस्तों इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।